अध्याय 6 ड्रॉप ऑफ साइट। सभी नए छात्रों अपने पसंदीदा हथियार और स्कूल यूनिफॉर्म इकट्ठा करो और उतरने की सूचना का इंतजार करो। अब हम गोल्डन डिवाइन अकादमी से 5 मिनट की दूरी पर हैं। काल के जागने के दूसरे दिन सुबह नाश्ते के ठीक बाद ट्रेन की घोषणा हुई। उन्होंने ट्रेन के रसोईघर से पहले से प्राप्त किए गए नाश्ते को अतिरिक्त वर्दी और जूतों के साथ उपलब्ध कराए गए बैग में पैक किया, फिर काले धातु के पंजे वाले दस्ताने पहने और छोटी तलवार को अपनी कमर पर म्यान से लटका लिया। ऐसा कोई नियम नहीं था कि आप एक से अधिक हथियार नहीं रख सकते, और जब गार्डों ने उसे कमरे में इस तरह अभ्यास करते देखा तो उन्होंने भी इसका उल्लेख नहीं किया था, इसलिए ये ठीक होना चाहिए। रसोई और गार्ड दोनों ने ही पहले दिन सुबह उठते ही अकादमी में पैदल जाने की बात कही थी, ताकि ट्रेन गेट पर न रुके। काल ने सोचा कि शायद ये किसी तरह की परीक्षा होगी, या तो ये देखने के लिए कि छात्र कोई समस्या कैसे हल करते हैं या आपस में कैसे घुल मिल पाते हैं, या फिर कोई बकवास, लेकिन वजह जो भी हो, वह दोपहर का खाना पैक कर रहा था। जैसी कि उम्मीद थी, ट्रेन अकादमी से लगभग 1 किलोमीटर दूर घास के मैदान के एक छोर पर रुकी, जिसके रास्ते में कुछ अच्छी तरह से संरक्षित झाड़ियां थीं। यह आपका स्टॉप है, बाकी सब आप पर निर्भर है। कल ट्रेन की सफाई और मरम्मत के बाद मैं आप सभी से अकादमी में मिलूंगा। गार्ड की वर्दी पहने एक दुबले पतले आदमी ने घोषणा की। अधिकांश छात्र अपने खुले दरवाजों के पास असमंजस की मुद्रा में खड़े थे, लेकिन काल गलियारे में चला गया और स्वच्छ ग्रामीण हवा में पहली सांस लेने के लिए ट्रेन से नीचे उतर गया। खदानों से निकली धूल के बिना यहाँ पेड़ों और फूलों जैसी अजीब सी गंध आ रही थी, और वह दूर से अकादमी की शक्ति को महसूस कर सकता था, जैसे उसकी हड्डियों में झुनझुनी हो रही हो, जो उसे चेतावनी दे रही थी कि यह कुछ असामान्य, कुछ जादुई है। बाहर निकला पहला छात्र अन्य छात्रों के लिए एक प्रकाश स्तंभ की तरह था, और धीरे धीरे नए छात्र ट्रेन से उतरने लगे। उनमें से अधिकांश अभी भी अपने नए कौशल का अभ्यास करने और नींद की कमी के कारण थके हुए थे, लेकिन सूरज आसमान में सीधे ऊपर था और चिलचिलाती सुबह की धूप में सोना आसान नहीं था। जब सभी लोग ट्रेन से उतर गए तो गार्ड की वर्दी में दुबला पतला आदमी फिर से उनके सामने आया और भीड़ को संबोधित करने के लिए अपनी आवाज ऊंची की। गोल्डन डिवाइन अकादमी में आप सभी का स्वागत है। हमारे सभी नए छात्रों के लिए एक विशेष स्वागत उपहार के रूप में हमने आपके लिए परिसर से होते हुए मुख्य द्वार तक पारंपरिक पैदल यात्रा की व्यवस्था की है। हर साल नए छात्र यह यात्रा करते हैं और जागृत अभिजात वर्ग के रूप में अपने नए जीवन की शुरुआत करने के लिए प्रवेश द्वार पर प्रवेश करते हैं। अब तुम्हारी बारी है, लेकिन ध्यान रहे, घास के मैदान खाली दिखते हैं, लेकिन हमेशा सच नहीं होता। वह झूठ नहीं बोल रहा था। काल देख सकता था कि ट्रेन की पटरियां अकादमी के चारों ओर लगभग 1 किलोमीटर की दूरी तक फैली हुई थीं। घास के मैदानों, जंगल के एक बड़े हिस्से और यहां तक कि एक नदी के आसपास के दलदली इलाके से भी गुजर रही थीं। उन्हें हर समूह को एक अलग जगह पर उतारना होगा ताकि वे उन्हें अकादमी में आते हुए देख सकें। यह एक अजीब परंपरा लग रही थी, लेकिन जब उसने सुपरविजन का इस्तेमाल करके मैदान पर नजर डाली तो उसे पता चल गया कि वहां पृथ्वी के चूहों की एक बड़ी आबादी थी, जो एक सामान्य श्रेणी का जादुई जानवर था जिसके पास अद्भुत खुदाई कौशल और जादू से छोटे छोटे पत्थर फेंकने की क्षमता थी। वे अधिकांशतः हानिरहित थे और काल ने बचपन में गुलेल की सहायता से उनसे निपटा था, लेकिन बड़ी संख्या में होने पर वे वास्तव में एक खतरा बन सकते थे। इस मामले में ये संभवतः एक उपद्रव था, बल्कि वरिष्ठों द्वारा किया गया एक मनोरंजक मजाक था जिसमें वे नए बच्चों को स्कूल जाते समय पत्थर फेंकते हुए देखते थे। चूहे भूखे। काल के दिमाग में एक आवाज गूंजी जो उस जगह से आ रही थी जहां उसका विंड स्पीड हॉक रखा हुआ था। वे बहुत जिद्दी थे और चूहों को चखने के लिए बेताब थे, इसलिए काल मैदान में आगे बढ़ा ये देखने के लिए कि जो छात्र आगे निकलने की कोशिश करेंगे उनके साथ वे क्या करेंगे। हो सकता है कि उसने पहले भी उनका शिकार किया हो, लेकिन तब गुलेल से और घर में, जहां से वे जमीन का इस्तेमाल करके बच नहीं सकते थे। यहाँ एक साफ सुथरा किल शॉट लगाना ज्यादा मुश्किल होगा, लेकिन उसे पूरा यकीन था कि वह रैंड हमलों की तेजी से ऐसा कर सकता है। बस उसे सही समय पर निशाना लगाना था। काल घास के मैदान में युद्ध के मैदान में आगे बढ़ा, जहां उसे अनगिनत कमजोर जादुई जीवों का सामना करना पड़ा। उसके पास एक भी अपरीक्षित युद्ध कौशल और एक पालतू चिड़िया का बच्चा था। एक कुलीन योद्धा के रूप में ये पहली लड़ाई तो नहीं थी, लेकिन फिर भी ये तो होनी ही थी। उनके क्षेत्र पर आक्रमण की प्रतिक्रिया तत्काल हुई, और 10 सेंटीमीटर लंबे पृथ्वी के चूहों ने काल पर छोटे छोटे पत्थर फेंकने शुरू कर दिए, जिससे उनकी स्थिति उजागर हो गई और उनके पशु वशीकरण स्थान में भूख से तड़पते हॉक को काम वासना से पागल कर दिया। उसकी अंगुलियों के एक झटके से 4 तीक्ष्ण लाल ऊर्जा चाप युद्ध क्षेत्र में उड़ गए,
तथा एक चूहे को खतरे का आभास होने से पहले ही मार गिराया, तथा फिर दूसरे हाथ ने भी दूसरा प्रहार किया। सुपरविशन वाकई आंखों की रोशनी और हाथ आंखों के समन्वय के लिए एक अद्भुत कौशल था। उनका दूसरा वार एक चूहे पर हुआ जो बचने के लिए जमीन में जाने की कोशिश कर रहा था, और फिर उनका तीसरा वार उसके निशाने पर लगा जब वह भागने की कोशिश कर रहा था। काल आगे बढ़ा और शवों को उठाया, फिर उन्हें हॉक के खाने के लिए पालतू स्थान में ले गया, और फिर पृथ्वी के चूहों के हमले के बहुत कम स्तर के बीच अकादमी की ओर बढ़ा, जिन्होंने अपने बीच एक शिकारी की उपस्थिति को महसूस किया था और अन्य छात्रों को निशाना बनाना शुरू कर दिया था। केवल कुछ बहादुर लोग ही अब भी काल पर दूर से पत्थर फेंकते थे, जिन्हें बख्तरबंद दस्ताने से आसानी से दूर फेंक दिया जाता था। ये दस्ताना यहाँ खुले मैदान में एक धोखा देने वाला कोड है। एक काले बालों वाली लड़की, जिसके हाथ में एक छड़ी थी, ने उसकी पीठ के ठीक पीछे से शिकायत की, तुम एक जादूगर हो, एक असली जादुई जादूगर। अगर वे तुम पर पत्थर फेंके तो उन्हें उड़ा दो। जादुई यंत्र देखकर काल ने उससे याद दिलाया, और फिर से मैदान के बीच में बेहोश हो जाना। मुझे यकीन नहीं कि तुम्हें पता है या नहीं, लेकिन जादू करना मुश्किल है। मैं थककर गिर पड़ने से पहले बस 2 या शायद 3 ही मंत्र पढ़ पाती हूँ। लड़की ने शिकायत की। काल के साथ भी पहले दिन यही हुआ था, लेकिन जब उसे इसकी थोड़ी आदत हो गई तो उसे यह नशा उतना बुरा नहीं लगा। तो फिर मेरे पीछे रहो और अपना कोट खोल दो ताकि अपना सिर छिपा सको। पृथ्वी के चूहे चालाक नहीं होते, और अगर वे तुम्हारा चेहरा नहीं देख पाएंगे तो वे उस पर हमला नहीं करेंगे। अध्याय 7 खेत। काल और जादूगर की बनाई रणनीति को दूसरे छात्रों ने तुरंत समझ लिया और समूह बनाने लगे। काल जितना समझ पाया, लगभग सभी नए सशक्त छात्र किसी न किसी जादुई योद्धा वर्ग के थे और तरह तरह के हथियार लिए हुए थे। उनमें से बहुतों ने ढालें नहीं चुनी थीं, लेकिन जिनके पास ढालें थीं, वे समूह में आगे बढ़ने के लिए आगे बढ़े, जबकि जिनके पास दूरी से वार करने का कौशल था, वे पीछे रह गए तथा उन्होंने जादूगरों और अन्य लोगों को घेर लिया जिन्हें कोई शारीरिक विशेषता वृद्धि नहीं मिली थी। 2 अन्य सहपाठी भी जादूगर के पीछे पड़ गए और उन्होंने भी अपना चेहरा छिपा लिया, हालांकि उन्हें नहीं पता था कि वे ऐसा क्यों कर रहे थे। ये दृश्य देखकर कमजोर दिमाग वाले पृथ्वी के चूहे डर गए। पंजों वाला एक डरावना आदमी 3 सिरविहीन मानवरूपी राक्षसों को ले जा रहा था। ये देखकर छोटे जीव डर गए और काल के आगे बढ़ने पर उस पर हमला करने के बजाय वे भागने लगे। इससे वह खेत में तेज गति से चलने लगा और चूहों से भरे खेत को अपने पीछे छोड़ दिया, जब तक कि वे पहली बार तक नहीं पहुंच गए, जहां उन्होंने थोड़ी देर आराम किया ताकि सभी अपनी सहनशक्ति वापस पा सकें। जादू में बहुत ज्यादा ऊर्जा लगती है। अपनी कला का इस्तेमाल करने के बाद तुम लोगों को ठीक होने में कितना समय लगता है? पिछली पंक्ति में बैठे एक लड़के ने, जो एक बड़ी कुल्हाड़ी लिए योद्धा वर्ग का था, पूछा। मैं अपना 3 या 4 बार इस्तेमाल कर सकता हूं, बशर्ते मैं पूरी ताकत से इस्तेमाल न करूं। लेकिन फिर मैं थक जाता हूं और मुझे खाने या आराम करने की जरूरत होती है। मैंने अभी तक समय का ध्यान रखने की कोशिश नहीं की है। काल ने जवाब दिया। जादूगरनी ने सिर हिलाया। मैं भी वैसी ही हूं। 2 मंत्र और मैं अपनी सीमा पर पहुंच गई हूं और मुझे थोड़ा आराम चाहिए। लेकिन अगर मैं 15 मिनट या उसके आसपास बैठूं तो मैं एक और मंत्र डाल सकती हूं। मैंने इस बार अपना जादू बचा लिया है, इसलिए मैं कम से कम एक मंत्र इस्तेमाल करके आगे बढ़ सकती हूँ, या फिर आपात स्थिति में दोनों मंत्र डाल सकती हूँ, लेकिन फिर मैं टीम की गति धीमी कर दूंगी। कुल्हाड़ी वाला लड़का भौंचक्का हो गया। मैं अपनी कुल्हाड़ी सिर्फ एक बार चला सकता हूँ, फिर काम तमाम। लेकिन मैं एक लकड़हारे का बेटा हूँ और अगर मैं इस हुनर का इस्तेमाल न करूँ तो घंटों कुल्हाड़ी चला सकता हूँ। बस बहुत हो गया। अभी तक तो बस धरती के चूहे ही थे और कोई बेवकूफ ही कुल्हाड़ी लेकर उनका पीछा करेगा। लेकिन अगर आगे कोई बड़ी और धीमी चीज है तो तुम बिना उस हुनर का इस्तेमाल किए उससे लड़ सकते हो। क्या इंजेक्शन से तुम ज्यादा ताकतवर हो गए? होमवर्क में भी यही सवाल था, तो कोई बात होगी ही। काल ने सुझाव दिया। हाँ, बहुत अधिक मजबूत। वह सहमत हुआ। दूसरा योद्धा मुस्कुराया। मैं इतना ताकतवर तो नहीं हूं, लेकिन शुरुआत में ठीक था। बदकिस्मती से मेरा पहला हुनर रक्षात्मक है। मेरे निशान में ढाल देख रहे हो। अजीब बात यह है कि मुझे ढाल चलाने का कोई हुनर नहीं है। मैंने स्टोरेज बॉक्स में रखी ढाल से सब कुछ आजमा लिया, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। हालांकि अगर मैं 2 हाथ वाली तलवार इस्तेमाल करता हूं, तो मैं बिना किसी परेशानी के इस हुनर को सक्रिय कर सकता हूं और इसे हमेशा सक्रिय रख सकता हूं। एकमात्र समस्या यह है कि मैं तलवार को इतनी तेजी से नहीं घुमा सकता कि उन चट्टानों को रोक सकूं जिस तरह आप अपने दस्तानों से करते हैं। काल ने सिर हिलाया। तो
हमारे पास एक महाशक्तिशाली कुल्हाड़ी वाला आदमी, एक मजबूत तलवारबाज, एक जादूगर और मैं अपने पंजों वाला हूं। ये बुरा नहीं है और ऐसा लगता है कि शिक्षक चाहते थे कि हम एक समूह बनाकर लड़कर दरवाजे तक पहुंचे। ऐसा नहीं है कि यह अब तक एक कठिन लड़ाई रही है, बल्कि यह वरिष्ठों द्वारा किया गया एक व्यावहारिक मजाक है। लेकिन अगले मैदान में वाटरमोल्स या क्विलबीस्ट जैसी किसी चीज के लिए तैयार रहें। थोड़ी देर आराम करने के बाद वे उसी कतार में आगे बढ़े, लेकिन बिना कोट सिर पर ताने। अगर इस मैदान में धरती के चूहों से भी ज्यादा खतरनाक कोई चीज होती तो वे उसे आते हुए देखना चाहते थे, न कि यह पता लगाना चाहते थे कि वह कब उन तक पहुंचेगी। काल के सुपरविजन ने मैदान को स्कैन किया, लेकिन फिलहाल वह खाली और आसानी से गुजरने लायक लग रहा था। शायद यहाँ जो भी रहता था वह बस सो रहा था या अपने रोजमर्रा के कामों में लगा हुआ था। उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि कोई उसके घर पर हमला करने वाला है। क्या आपको लगता है कि हमें पेड़ों के बीच से होकर जाना चाहिए? इससे हम मैदान पार किए बिना ही अकादमी पहुंच जाएंगे। बस हमें थोड़ा सा किनारे की ओर जाना होगा, जादूगर ने सुझाव दिया। काल ने वृक्षों की कतार को देखा और अपना सिर हिलाया। उन पेड़ों पर कम से कम 2 लोहे के दांत वाले सुअ हैं। मैं अलग अलग ऊंचाई पर फटी हुई पेड़ की छाल देख सकता हूं। हो सकता है कि वे किसी अलग प्रजाति के हों, लेकिन वे निशान काफी अलग हैं। उसने चुपचाप दूसरों को बताया। वे घर से बहुत दूर थे, इसलिए हो सकता है कि यह सुअ की एक पूरी तरह से अलग प्रजाति हो, लेकिन यदि पेड़ों पर दांतों के निशान उन पेड़ों के समान थे जिन्हें वह घर पर जानता था, तो संभवतः जानवर भी वैसा ही था। तो फिर आगे बढ़ो, नए छात्रों के बहादुर बली के बकरों। चलो अपने सीनियर्स को खुश करते हैं और अंधेरा होने से पहले उस गेट के अंदर पहुंच जाते हैं। लकड़हारे का बेटा हंसा। वे तेजी से आगे बढ़े, क्योंकि वे भूमिगत क्षेत्र में ज्यादा शोर या कंपन नहीं करना चाहते थे, जिससे वहां रहने वाले जानवरों को परेशानी हो सकती थी। लेकिन वे समय बर्बाद नहीं करना चाहते थे और न ही अपने पीछे के अन्य जानवरों को भी ऐसा करने देना चाहते थे। बाकी समूहों में से किसी ने भी अभी तक इस क्षेत्र में प्रवेश नहीं किया था। ज्यादातर आराम कर रहे थे, कुछ अभी भी या तो हिम्मत की कमी से जूझ रहे थे या चूहों से, और कुछ ने लंबा रास्ता तय कर लिया था, यह मानकर कि सीधा रास्ता एक जाल है। वो समूह संभवतः गलत नहीं था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि अन्य मार्ग बेहतर थे। वे मैदान के आधे रास्ते पर थे, तभी अगला समूह आगे बढ़ गया जो अपने नेताओं को पकड़ने के लिए दौड़ रहा था, और मैदान में हलचल मच गई। नए समूह के पैरों के चारों ओर जमीन से बेलें उगाई, जो उनके टखनों को पकड़कर उन्हें नर्म मिट्टी पर खींच रही थी, जबकि ढीली बेलें उनके चेहरों पर मार रही थीं। ये किसी प्रकार का पौधा राक्षस था, किस प्रकार का काल को पता नहीं था, लेकिन तेज कदमों की आवाज ने उसे जगा दिया था। धीरे धीरे चलते रहो, इसने अभी तक हम पर हमला नहीं किया है, ये बस हमारे इलाके में सक्रिय है। चलते रहो और हम बिना ज्यादा परेशानी के बाहर निकल जाएंगे। जब तक तुम सचमुच फंस न जाओ तब तक हमला मत करना और बेलों पर पैर मत रखना। काल ने निर्देश दिया। तुम बॉस हो, लेकिन अगर हम मैदान के बीच में फंस गए तो मैं पूरी तरह से तुम्हें ही दोषी ठहराऊंगी। जादूगरनी ने चेहरे पर एक उदास मुस्कान के साथ फुसफुसाते हुए कहा। उसे पूरी तरह से बुरे की आशंका थी। अध्याय 8। धीरे धीरे चले। धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए वे मैदान के अंत तक पहुंच ही गए थे कि अचानक एक बेल के झटके से वह तलवारबाज के पैर के नीचे आ गई, और न केवल वह बेल पर कुचला गया, बल्कि वह लड़खड़ा गया और उसके ब्लेड ने उनमें से एक दर्जन को 2 टुकड़ों में काट डाला। उसे उठाओ और भागो, बेल वाला राक्षस इससे खुश नहीं होगा। काल चिल्लाया और फिर बाड़े की अपेक्षाकृत सुरक्षित जगह की ओर भागने लगा। लकड़हारे ने दूसरे लड़के को खींचकर खड़ा किया और चारों खेत के किनारे तक पहुंचने की उम्मीद में दौड़ पड़े। उलझी हुई लताओं ने काल के पैरों को जकड़ लिया, लेकिन तेज कदमों ने उन्हें अच्छी तरह पकड़ नहीं पाया, और वह लताओं की पहुंच से लगभग बाहर ही था कि उसे खींचकर रोक लिया गया। उसके पीछे से आकर युवा जादूगर ने काल की स्थिर आकृति को स्प्रिंगबोर्ड की तरह इस्तेमाल किया, और जब काल उठकर सुरक्षा की ओर छलांग लगाने लगा तो वह उसकी पीठ के ऊपर से दौड़ा, लेकिन वह हवा में ही फंस गया और जमीन पर गिर गया, जिससे उसके शरीर पर मिट्टी का गुबार और दर्द भरी कराह निकल रही थी। योजना अच्छी, क्रियान्वयन खराब। तलवारबाज उनके पीछे से हंसते हुए बेलों के बीच से रास्ता बनाते हुए बोला। काल ने रैंट से खुद को मुक्त कर लिया और फिर जादूगर के लिए भी ऐसा ही किया, जो पेड़ों में सुरक्षा के लिए बेतहाशा भागा। सबसे आखिर में लकड़हारा सुरक्षित स्थान पर पहुंचा, लेकिन वह सबसे भाग्यशाली भी था, क्योंकि उसे जंगल में लताओं को उलझाने का अनुभव था, और वह जानता था कि उन्हें अपनी कुल्हाड़ी के पिछले हिस्से से कैसे मारना है ताकि वे उसके टखनों को न जकड़ें। माफ कीजिए, ये तरकीब समझाने में बहुत समय लग गया, वरना मैं आपको सब कुछ बता देता।
वह बुदबुदाया और दूसरों से कुछ सेकंड पीछे पेड़ों के पास पहुंच गया। सब ठीक है। हम सबके पास काम करने के लिए अपना अपना ज्ञान कोश है और मैदान के बीच में किसी लंबे व्याख्यान के लिए समय नहीं था। काल ने सहमति जताई। जादूगरनी कुछ कहने ही वाली थी, पर फिर सोच में पड़ गई। लड़खड़ाने और भागने के बीच बस कुछ ही सेकंड थे, समझाने का तो समय ही नहीं था। अब बस ताजी कटी हुई घास का एक टुकड़ा बचा था, जिस पर पत्थरों का एक अकेला रास्ता था जो फाटकों तक जाता था। अगर वे उससे होकर गुजर पाते तो वे सुरक्षित थे। खैर, अपेक्षाकृत सुरक्षित। अभिजात वर्ग के बारे में वे जो जानते थे उसके अनुसार संस्कृति बलवानों के पक्ष में थी, और वे अभी तक बलवान नहीं हुए थे। लेकिन वे सभी अपने वर्ग के लिए उपयुक्त थे और समय के साथ वे हो भी सकते थे। घास से दूर रहो। मैंने यह अपनी माँ के कार्यस्थल से सीखा है। फैंसी लोग नफरत करते हैं जब आप उनकी घास पर चलते हैं। जादूगर ने बुदबुदाते हुए कहा जब वे चलने के लिए तैयार हो रहे थे। अच्छी बात है। खदानों में पले बड़े होने के कारण मैं अपने पैरों के नीचे मुलायम घास का इंतजार कर रहा था, लेकिन रास्ते का इस्तेमाल करना ही सही लगता है। काल ने सहमति जताई। बाकी 3 लोग उसके स्टॉप पर नहीं चढ़े थे, लेकिन कम से कम उन्हें खदानों की अवधारणा तो समझ आ ही गई होगी। आसपास के कस्बों में 10 और मिडिल स्कूल थे, इसलिए भले ही काल की तरह उन्होंने कभी यात्रा न की हो, कम से कम उन्होंने खदानों के ऊपर दूर से पहाड़ तो देखे ही होंगे। वे विजयी भाव से पथ पर चल पड़े। तलवारबाज अपनी हल्की लंगड़ाहट को छिपाने की पूरी कोशिश कर रहा था और जादूगरनी अपनी वर्दी के सामने से मिट्टी झाड़ रही थी, ताकि ऐसा न लगे कि वह मैदान में मौज मस्ती के लिए लौट रही थी। वे गेट पर पहुंचे, जहां 2 शिक्षक पाठ्यपुस्तकों से भरा एक बड़ा बैग और पेय पदार्थों से भरी एक मेज लेकर उनका स्वागत करने के लिए इंतजार कर रहे थे। गोल्डन डिवाइन अकादमी में आपका स्वागत है छात्रकाल, डाना, जेम्स और क्रूगर। आज आप गेट पर सबसे पहले पहुंचेंगे और इसलिए छात्रावास में अपने कमरे चुनने वाले भी आप सबसे पहले होंगे। नक्शा मेज पर है और आप दूसरी मंजिल पर कोई भी कमरा चुन सकते हैं जो अभी खाली पड़ा है। वे पानी पीने के लिए दौड़े और फिर नक्शे के चारों ओर इकट्ठा हो गए। इस लेआउट का कोई मतलब नहीं है, कुल्हाड़ी चलाने वाला क्रूगर बुदबुदाया। सारे कमरे बेतरतीब हैं। इस कमरे को देखो, ये छोटा है लेकिन इसकी बालकनी बहुत बड़ी खाली है, इसे कौन चुनेगा? काले बालों वाली जादूगरनी दाना सहमत हुई, लेकिन एक लंबे सनकरे कमरे ने उसकी नजर खींच ली। कमरे के आखिर में एक प्रशिक्षण लक्ष्य होना था जिस पर वह दूर से ही जादू कर सकती थी, जो अभ्यास के लिए बहुत अच्छा होता। मुझे बालकनी वाला कमरा चाहिए। काल ने कंधे उचकाए, फिर मेज से एक टोकन उठाया और उसे नक्शे पर रख दिया। ठीक है, आपके पास एक विस्तृत क्षेत्र में हमला करने का हुनर है। अगर आप अभ्यास करना चाहते हैं तो आपको ज्यादा जगह चाहिए। मैं यहाँ प्रशिक्षण कक्ष ले लूंगा जिसमें दीवार से सटा मफी बिस्तर होगा, डाना ने अपनी जगह चुनते हुए समझाया। बाकी 2 लोगों ने सबसे बड़े 2 डॉर्म रूम चुने, जिनमें मुख्य कमरे में एक प्रशिक्षण डमी और एक अलग बेडरूम था। हर कमरा अपने आप में थोड़ा खास था, लेकिन काल ने देखा कि एक विकल्प ऐसा था जो काफी घटिया लग रहा था। कोई भी व्यक्ति सप्लाई क्लोजेट को अपना डॉर्म रूम चुन सकता था, उसे एक विकल्प के रूप में चिन्हित किया गया था और उसे ट्रायल पूरा करने वाले आखिरी व्यक्ति के लिए छोड़ा जा सकता था। काल के प्रशिक्षण कक्ष में विंडस्पीड हॉक ने अपनी आंखों से बाहर देखा और इस चुनाव की सराहना में चहचहाया। बड़ी बालकनी उन गिने चुने कमरों में से एक थी जहां बाहर जाने की उचित व्यवस्था थी। दरअसल इसने आधा दर्जन दूसरे कमरों के बाहर जाने की पहुंच को अवरुद्ध कर दिया था, सिवाय इसके कि उनमें बालकनी की ओर खुलने वाली खिड़की न हो। यह पक्षी के लिए एकदम सही था, और एक बार जब उसने इन स्वादिष्ट धरती के चूहों को पचा लिया तो उस नन्हे राक्षस को यकीन हो गया कि उसमें इतनी ऊर्जा होगी कि वह बाहर उड़ सके। राक्षस के बच्चे ज्यादा देर तक असहाय नहीं रहे, यहाँ तक कि इस स्थिति में भी जहाँ उसे उसकी मां नहीं बल्कि एक मानव पालक पशुपालक पाल रहा था। क्या और चूहे हैं? उसने आशा से पूछा। पक्षी के विचारों को उसके दिमाग में शब्दों के रूप में सुनना अजीब था, लेकिन दुर्भाग्य से काल के पास उस समय जानवर के लिए और कुछ नहीं था। बस रात के खाने तक इंतजार करो और मैं तुम्हारे लिए उतना मांस ला दूंगा जितना तुम खा सको। मुझे आशा है कि वे चूहों की सेवा करते हैं। अध्याय 9, कमरे का चुनाव। दिलचस्प विकल्प हैं। मैं बाकी विकल्प देख सकता हूं, लेकिन तुमने बालकनी क्यों चुनी? ये कमरा तो बेडरूम जैसा है ही नहीं। रिसेप्शन के प्रभारी शिक्षक ने काल से पूछा। मैं बालकनी में हमेशा कुछ न कुछ लगा सकता हूं, लेकिन ज्यादातर यह प्रशिक्षण के लिए होता है। मेरे पास एक एरिया अटैक स्किल है जिसका मैं घर के अंदर आसानी से प्रशिक्षण नहीं ले सकता।
लेकिन कमरा ठीक है, यह मेरे घर वाले कमरे से बड़ा है और इसमें एक बिस्तर और एक डेस्क है, साथ ही अपना शॉवर और वाटर क्लोजेट भी है। बाकी लोगों ने जल्दी से दोबारा जांच करके ये सुनिश्चित कर लिया कि उन्होंने अपनी सुविधाओं वाले कमरे चुने हैं और राहत की सांस ली। उनके चुने हुए कमरों में न सिर्फ पूरा बाथरूम था, बल्कि एक छोटा सा किचन भी था जिसमें फ्रिज और हॉट प्लेट थी ताकि वे पढ़ते समय कमरे में खाना बना सकें। उस स्थिति में मैं तुम्हें तुम्हारी सभी चाबियां दे दूंगा और तुम्हारी पढ़ाई के लिए शुभकामनाएं दूंगा। टीचर की मुस्कान से सबको पता चल गया कि उन्होंने शायद कोई गलती की है, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उस स्थिति में उन्हें क्या अलग करना चाहिए था। अगर जूस में जहर नहीं था तो उन्होंने बस वही कमरे चुने थे जो उनकी कक्षा के लिए सबसे उपयुक्त लग रहे थे, या जेम्स और क्रूगर के हिसाब से सबसे बड़े कमरे। वे कुछ कदम आगे बढ़े और सीनियर कक्षाओं के छात्र, जिन पर सफेद, काले और कांसे के चिन्ह वाले बैज लगे हुए थे, समूह के पास आ गए। बैज पर लिखे शब्दों के अनुसार सामान्य ग्रेड के लिए सफेद, जागृत के लिए काला और आरोही के लिए कांसा। नए छात्रों की यूनिफॉर्म पर लगे बैज सफेद थे, इसलिए काल ने अब तक इस बात पर ध्यान नहीं दिया था कि वे अकादमी के अलावा किसी और चीज का प्रतिनिधित्व करते हैं। अकादमी में आपका स्वागत है। हम आपको आपके कमरे दिखाएंगे। नए छात्रों का छात्रावासों में पहला अनुभव देखना हमेशा मजेदार होता है। देखिए, यह एक जादुई इमारत है, इसलिए आप जो भी उम्मीद कर रहे थे उसे अभी अपने दिमाग से निकाल दीजिए। तीनों में सबसे मजबूत कांस्य बैज वाले छात्र ने समझाया। जब तक वे छात्रावास के मुख्य द्वार तक नहीं पहुंच गए, उन्होंने इससे अधिक कुछ नहीं कहा। दाईं ओर कैफेटेरिया है जो सुबह 4 बजे से आधी रात तक खुला रहता है। बाईं ओर कपड़े धोने की सुविधा है, वे ड्रॉप ऑफ सेवा है, बस उन्हें टोकरी दे दीजिए और वे उसे धोकर आपके कमरे में वापस ला देंगे। यह कोई होटल नहीं है, यहाँ कोई नौकरानी नहीं है, लेकिन सफाई का सामान यही है। अपने कमरे को साफ रखना न भूलें। यदि बहुत से छात्र छात्रावास निरीक्षण में असफल हो जाते हैं तो सभी को दंडित किया जाएगा। वह आपूर्ति कक्ष है, आप बाद में उनसे मिलने जा सकते हैं जब आपके पास अकादमी क्रेडिट होंगे, अपने कमरे या अपनी पढ़ाई के लिए आवश्यक आपूर्ति और चीजें प्राप्त करने के लिए। अब वहां कोई लिफ्ट नहीं है, लेकिन 3 सीढ़ियां हैं। मुख्य सीढ़ियां सबसे अच्छी हैं क्योंकि वे 5 मीटर चौड़ी हैं और आपको क्रॉस ट्रैफिक से जाम नहीं लगता। तुम्हारा साल अच्छा रहा, तुम्हें दूसरी मंजिल पर कमरे मिले, मेरा चौथी मंजिल पर और ये दोनों 5वीं मंजिल पर। क्लास तक पहुंचने के लिए नीचे उतरना काफी है, लेकिन मैंने सुना है कि ऊपर वाले कमरे निचली मंजिल से ज्यादा अच्छे हैं। लड़के की मुस्कुराहट से काल को अंदाजा हो गया कि वो उनके साथ मजाक कर रहा है। या तो वहां कोई लिफ्ट थी या फिर कमरे अजीब थे, चाहे आप कहीं भी जाएं। 3 वरिष्ठ छात्रों ने नए छात्रों के कंधों पर हाथ रखा और मुस्कुराते हुए उन्हें दूसरी मंजिल तक ले गए। तुम दोनों यहीं हो क्योंकि तुमने चौकोर अंदरूनी कमरे चुने हैं। वरिष्ठ छात्रों के नेता ने सीढ़ियों के दोनों ओर के दरवाजों की ओर इशारा करते हुए उन्हें बताया। यह एक ऐसा पहलू था जिस पर शायद वे गौर करना भूल गए थे। सीढ़ियों के ठीक बगल में होने के कारण शोर हो सकता था, लेकिन गलियारों को मोटे लाल कालीनों, दीवारों पर लटकी हुई टेपेस्ट्री और ढेर सारी सजावट से सजाया गया था ताकि गूंज न आए। दोनों योद्धाओं ने अपने दरवाजे खोले और खाली कमरों को देखा। मुख्य कमरे में पत्थर की दीवारें, जले हुए निशान और कटे हुए निशान और बिल्कुल भी फर्नीचर न होने से उनका स्वागत हुआ। वे अंदर कदम रखते ही चौंक गए और देखा कि बेडरूम में एक साधारण सिंगल बेड बिछा हुआ था, जो बिछा तो नहीं था, लेकिन उस पर अच्छी क्वालिटी की चादरें और एक रजाई थी जिसके पैर के पास स्कूल का चिन्ह बना हुआ था। मुख्य कमरे के बीच में एक पत्थर का गोला खड़ा था, प्रशिक्षण डमी, जिसके बारे में चित्र में बताया गया था कि वह कमरे में शामिल है, और बड़े छात्र प्रशंसा में सीटी बजा रहे थे। अब ये तो बढ़िया बोनस है। उन्होंने तुम्हें पिछली सीनियर क्लास की ट्रेनिंग डमी छोड़ दी है। ये कमांडर क्लास है, तुम इन्हें पहले 2 सालों में कभी नहीं तोड़ोगे, शायद बिल्कुल भी नहीं। मुझे लगता है कि शुरुआती सफाई के लिए ये एक अच्छा सौदा है। काले बैज वाला छात्र हंसा। काल ने उन्हें शक भरी नजरों से देखा। क्या ये वैसे ही हैं जैसे छात्र छोड़कर गए थे, या फिर कोई व्यवस्था है? बाकी लोग बस मुस्कुराए और कंधे उचका दिए। क्यों न हम बाकियों को भी आकर बैठ जाने दें और देखें कि तुम और जादूगर कहाँ रह रहे हो। डाना ने आह भरी और गलियारे की ओर इशारा किया। अगर मुझे नक्शा ठीक से याद है तो मैं उस तरफ हूँ। कमरा 17, लंबा प्रशिक्षण वाला। कांस्य बैज वाले छात्र ने प्रशंसा में सिर हिलाया। मैं भी एक जादूगर हूं, इसलिए मैंने अपनी मंजिल पर वही कमरा चुना है। देखते हैं तुम्हें क्या मिलता है। उन्होंने दरवाजा खोला और एक अविश्वसनीय रूप से लंबे गलियारे को देखा।
इमारत के वास्तविक आकार से कहीं ज्यादा लंबा, लेकिन प्रवेश द्वार पर एक छोटा सा शयनकक्ष, शौचालय और दीवार के साथ एक छोटा रसोई घर था और उसके बाद प्रशिक्षण गलियारे का विशाल पत्थर का विस्तार था। ये बिल्कुल साफ सुथरा था और मेज पर एक औषधि रखी थी जिस पर आखिरी व्यक्ति का स्वागत संदेश लिखा था। बधाई हो, आपको एक अच्छा सीनियर मिला है। अपना स्वागत उपहार देख लीजिए, हम काल को उसके कमरे में बसा देंगे। बालकनी वाला कमरा बिल्कुल कोने में था और पहले तो काल उसे लगभग भूल ही गया था। सप्लाई क्लोजेट वाला कमरा उसके ठीक बगल में था, इसलिए दरवाजे संकरे और एक दूसरे के बहुत पास पास थे, लेकिन बड़े छात्रों को पता था कि वह कौन सा कमरा है। यहीं, चलो देखते हैं कैसा है। हमारी मंजिल की बालकनी खाली है। हमारे यहाँ उतने छात्र नहीं थे जितने आप लोगों के हैं, इसलिए उनमें से कुछ का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। दरवाजा खुला तो एक बहुत ही सादा कमरा दिखा, जिसके बाईं ओर एक छोटा सा दालान था और बाथरूम था। मुख्य कमरे में बस एक धातु की मेज और एक बड़ा सा बिस्तर था, जिस पर काले चमड़े की सजावट थी और नीचे दराजें थीं। दीवारें गहरे भूरे रंग की थीं, जिससे कमरा अजीब सा लग रहा था, लेकिन पर्दे अकादमी के लोगों वाले सुनहरे रंग के थे, जो शायद कमरे के साथ आए थे। अच्छा, ये तो रसोई की चुड़ैल का कमरा रहा होगा। डरावनी गौथ लड़की, सामान खरीदने के लिए कुछ क्रेडिट मिलने पर तुम इसे दोबारा रंगवा सकती हो। इसके लिए शुभकामनाएं। गोल्ड बैज वाली छात्रा ने आह भरी, जाहिर तौर पर निराश थी कि उस जगह में कुछ खास नहीं था। लेकिन वे सबसे जरूरी बात तो भूल ही गए थे। जैसे ही वे चले गए और दरवाजा उनके पीछे बंद हो गया, काल बालकनी के पर्दे खोलकर बाहर निकला तो उसने खुद को एक ग्रीनहाउस के बीच में पाया। हर जगह पौधे बिखरे पड़े थे, जिससे उसका नजारा दिखाई नहीं दे रहा था, और काल मुस्कुराया। उसके घर में पहले कभी पौधे नहीं थे, उसके माता पिता फूलों को भी जिंदा नहीं रख पाते थे। लेकिन विंडस्पीड हॉक बालकनी में बिखरे गमलों, फूलों और लताओं को देखकर बहुत खुश था। काल को याद नहीं था कि उसने इसे प्रवेश द्वार से देखा था, और उसे देखना भी चाहिए था क्योंकि वे अंदर जाते हुए इसके ठीक नीचे से गुजरे थे। हालांकि जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, काल को एहसास होता गया कि बालकनी सामान्य नहीं थी। यह अपने आकार से कम 3 गुना बड़ी थी और लगभग पौधों से भरी हुई थी, जब तक कि वह दूर वाले छोर पर नहीं पहुंच गया और उसे एक झूला, एक घुमावदार बेंच और एक छोटी सी मेज जिस पर एक घिसी हुई नोटबुक रखी थी, वाला एक गज़ेबो दिखाई दिया। बालकनी की देखभाल और रखरखाव। संक्षिप्त संस्करण। काल शीर्षक पर मुस्कुराया और नोटबुक खोली। हालांकि मुझे नहीं पता कि आप ग्रीनहाउस की विरासत की सराहना करेंगे या नहीं, आप पाएंगे कि इसकी देखभाल करना आसान है और यहाँ मौजूद हर पौधे का एक उद्देश्य है। देखिए, ये सभी खाने योग्य हैं। इनमें से ज्यादातर इंसानों के लिए हैं, उनकी वृद्धि में मदद करने के लिए, लेकिन मैंने खुद भी कुछ महत्वपूर्ण पौधे जोड़े हैं। ये कटनीप का पौधा है। बिल्ली जैसे जादुई जानवर इसे बहुत पसंद करते हैं और आप इसका इस्तेमाल रात में चुपके से बाहर निकलने पर उन्हें आपकी खबर न देने के लिए कर सकते हैं। ये हनी बेरी है, जो भालू जैसे राक्षसों में बहुत लोकप्रिय है। अगर आप इस पौधे का गूदा दूसरे छात्रों के जूतों पर लगाएं, तो जंगल में विशालकाय ग्रिजलीज उनकी ओर आकर्षित होंगे। अनुसरण करने से पहले अपने हाथ अवश्य धो लें। आखिरी वाला, क्लियर माइंड फ्रूट, सीमित मात्रा में ही खाने योग्य है। बड़ी परीक्षाओं से पहले इसका सेवन ध्यान केंद्रित करने में मदद के लिए करें। लेकिन ध्यान रखें कि यह कुछ ही बार काम करता है, इसलिए इसका कम से कम इस्तेमाल करें। पुस्तक का बाकी हिस्सा सिर्फ पौधों को पानी देने का कार्यक्रम था और एक नोट था कि बालकनी का जादू बाकी काम संभाल लेगा। तो आखिरी निवासी ने परीक्षा में नकल करने में मदद के लिए एक फल लगाया, एक जंगल में दूसरे छात्रों को परेशान करने के लिए, और कटनीप लगाया ताकि सुरक्षाकर्मियों को रिश्वत देकर वह रात में चुपके से निकल सके। ये सीनियर वाकई एक दिलचस्प इंसान था, काल ने फैसला किया। अध्याय 10। कोई चूहे नहीं। अभी भी कोई चूहा नहीं है, बच्चे विंडस्पीड हॉक ने शिकायत की। वह सही था, सुपरविशन के बावजूद, जो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम में देख सकता था और चूहों के मूत्र के निशान पहचान सकता था, चूहों का कोई निशान नहीं था। जादुई शयनगृह से शायद यही उम्मीद की जानी चाहिए थी, लेकिन पक्षी के मन में यह एक बड़ी त्रासदी थी। ठीक है दोस्त, हम कैफेटेरिया में जाकर कुछ मांस ढूंढेंगे। काल पुनः मुख्य मंजिल की ओर बढ़ा और कैफेटेरिया के बुफे की ओर बढ़ गया। नए छात्र, मैं तुम्हें नहीं जानती, काउंटर के पीछे खड़ी बूढ़ी औरत ने पूछा। जी हाँ महोदया, मेरा नाम काल है। विनम्र, ये बुरा नहीं है। ठीक है, जो पसंद हो ले लो, लेकिन सिर्फ सफेद प्लेटें ही कमरों में ले जाने की इजाजत है और अगली बार खाने के दौरान उन्हें वापस करना होगा।
जितना चाहो खाओ, जादू तुम सब बच्चों पर अलग अलग असर करता है, अपनी भूख को लेकर शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। मांस। बाज मन ही मन खुशी से चिल्लाया और उसका ध्यान लंबे काउंटर के एक तरफ रखी कच्ची मछलियों के ढेर की ओर गया। ये किराने का सामान वाला सेक्शन लग रहा था, जहां आप अपनी सामग्री खुद चुनकर अपने कमरे में ले जा सकते थे, जबकि काउंटर के पहले हिस्से में तैयार व्यंजन रखे हुए थे। तो फिर मेरी भूख माफ करें, काल ने जवाब दिया और खाने के लिए 2 सफेद प्लेटें ले लीं। क्रीम सॉस के साथ पास्ता और मीटबॉल, भुना हुआ सुअर का मांस, कुछ प्रकार की सब्जियां जो ऊर्जा की अविश्वसनीय अनुभूति देती हैं, और फिर हॉक के लिए कच्चे मांस की एक पूरी प्लेट। हाँ, ये निश्चित रूप से सबसे दिलचस्प व्यंजनों में से एक है। लेकिन अगर आप रसोई वाले कमरे में हैं, तो आप इसे अपनी पसंद के अनुसार पका सकते हैं। भविष्य में अगर आपको अपना खाना किसी खास तरीके से पसंद है, तो आप रसोई से इसे बनाने के लिए कह सकते हैं। उसने समझाया। धन्यवाद, मैं इसे ध्यान में रखूंगा। काल अपने कमरे में चला गया, जबकि बाज दयनीय भाव से भोजन के लिए विनती कर रहा था। अगर सभी बच्चे पक्षी इतने प्यारे और जरूरतमंद होते, तो कोई आश्चर्य नहीं कि उनकी माएं उनके लिए भोजन चबाने तक की हद तक जाती। सौभाग्य से विंडस्पीड बाज की चोंच बेहद तेज धातु जैसी थी और वह नवजात होने पर भी आसानी से हड्डी काट सकता था। मांस के टुकड़े हड्डी रहित थे, जिससे पक्षी को निराशा हुई कि उनमें कुरकुरापन की कमी थी, लेकिन मांस पूरी तरह से राक्षसी मांस था, पोषक तत्वों और ऊर्जा से भरपूर, और उसका शरीर पोषण के ढेर के नीचे स्पष्ट दर से बढ़ रहा था। वह किसी तरह 10 मिनट में अपने शरीर के वजन से 5 गुना अधिक भोजन चबाने में सफल रहा, और जब काल ने अपना भोजन समाप्त किया, तब भी वह उसकी प्लेट में रखे मीटबॉल के लिए विनती कर रहा था। ठीक है, एक मीटबॉल, लेकिन उसके बाद आपको रात के खाने का इंतजार करना होगा। वह कब? मैं भूख से मर रहा हूं, चिड़िया ने शिकायत की, फिर जोर से डकार ली और सो गई। काल को यह निश्चित रूप से भूखमरी जैसा नहीं लगा। जब तक वह जागा, विंडस्पीड हॉक एक गौरैया के आकार का हो गया था, और काल के मानसिक स्थान के चारों ओर खुशी से उड़ रहा था। एक उत्साहपूर्ण व्याकुलता, जब वह बालकनी से पत्तियों को साफ कर रहा था, जिन्हें सुखाने के लिए अलग रखा गया था, और फिर पौधों को पानी दे रहा था। यहाँ की हर चीज एक जादुई संसाधन होनी चाहिए, यानी अगर पत्तों को ठीक से सुखाकर रखा जाए, तो उनकी भी कुछ कीमत हो सकती है। समस्या ये थी कि उसे यकीन नहीं था कि यह बगीचा स्कूल द्वारा स्वीकृत है या नहीं, या वे यहाँ के सभी संसाधनों को स्कूल की लूटी हुई संपत्ति मानेंगे। क्या अभी खाना हो गया? इस बार हमें कुरकुरा खाना चाहिए, हॉक ने सुझाव दिया। जरूर, चलो नीचे चलते हैं और देखते हैं कि जब मैं पत्र लिखना समाप्त कर लूं तो बाकी सब कैसे हैं। चिड़िया चिट्ठी के विचार से उलझन में थी, लेकिन काल अपने माता पिता को घर लिखकर बताना चाहता था कि वह ठीक है और अकादमी में अच्छी तरह से बस गया है। छात्र स्कूल वर्ष के अंत तक घर नहीं आएंगे, लेकिन उसे ऐसा कोई नियम याद नहीं आया जिसमें कहा गया हो कि वे चिट्ठी या टेक्स्ट संदेश नहीं भेज सकते। ऐसा नहीं है कि काल या उसके माता पिता मोबाइल फोन खरीद सकते थे, लेकिन बात ये नहीं थी। हो सकता है कि ट्रेनिंग पूरी होने और एलीट वजीफा मिलने के बाद वह उन्हें एक फोन दिलवा दे। अगर काफी हुआ तो शायद वह उन्हें खदानों से निकालकर रिटायर भी कर सकता था। घर का पत्र लिखने में बस कुछ ही मिनट लगे, और काल ने उसे अपने दरवाजे के पास वाले डिब्बे में रख दिया, जहां से अंदर या बाहर से पहुंचा जा सकता था। यहीं पर उसने ट्रेन में कागजात लिए और वहीं छोड़े थे, और अगर घर पर पत्र भेजने हो तो उन्हें यहीं से उठाया जाता था, इसलिए यहां भी यही हाल होगा, काल ने अनुमान लगाया। भोजन कक्ष नए छात्रों से भरा हुआ था, जिनमें से अधिकतर की हालत काफी खराब थी। उनके कपड़े फटे हुए थे, कीचड़ और घास के दाग लगे हुए थे, तथा कुछ के शरीर पर चोटें भी दिखाई दे रही थीं। काल रात का खाना लेने के लिए लाइन में लग गया, फिर एक दूसरी प्लेट ली, उस पर एक पूरा भुना हुआ चिकन रखा और उसे जानवरों को काबू में करने वाली जगह पर रख दिया, जबकि कोई उसे देख नहीं रहा था। फिर उसने एक और प्लेट ली, उसमें कुछ चीज और स्नैक्स डाले और उसे एक खाली मेज पर रख दिया। तुम पहले ग्रुप वाले गॉन्टलेट वाले लड़के थे ना? मुझे पहले तुम्हारा चेहरा ठीक से देखने का मौका नहीं मिला था। सुनहरे बालों वाली और बुरी तरह चोटिल चेहरे वाली एक लड़की ने उसके बगल वाली मेज पर बैठते हुए पूछा। हाँ, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि क्या हुआ? सभी ऐसे लग रहे हैं जैसे उन्हें पीट पीट कर अधमरा कर दिया गया हो। काल ने पूछा। हम थे। मैं एक ऐसे समूह के साथ गया था जो पृथ्वी के चूहों के खिलाफ सुरक्षा के लिए एक साथ जाने को समझता था, और हमारे प्रमुख योद्धा ने उन्हें कौशल के साथ भगा दिया। लेकिन जब हम दूसरे क्षेत्र में पहुंचे तो पौधे का राक्षस पहले से ही पागल हो रहा था। इसलिए हमने सोचा कि इधर उधर जाना अधिक सुरक्षित होगा, और हमने दाहिनी ओर के वृक्षों के बीच से जाने का निर्णय लिया।
वह रुकी और धीरे से अपने चेहरे को छुआ, फिर सिहर उठी। वही जिसमें राक्षसी सुअ है। काल ने पूछा, ओह, तुम्हें पहले से ही पता है? काल ने सिर हिलाया। इसीलिए हम खेतों से होकर गए थे। मैंने पेड़ों पर सुअरों के निशान देखे थे और उन्हें उस खनन कस्बे के बाहर से पहचान लिया था जहां मैं पला बड़ा था। लड़की हंसी, मैं हूं जैस्मिन। लगता है तुमने मुझे इस चेहरे से पहचाना ही नहीं। इससे समझ में आ गया कि जब उसने बोलना शुरू किया तो उसने अपना परिचय क्यों नहीं दिया, उसे पहले से ही जानना चाहिए था। काल ने उसे फिर से गौर से देखा। उसे पूरा यकीन था कि जब वे गए थे तो जिस जैस्मीन को वह जानता था वह गोरी नहीं थी और वह अब से कम 20 किलो ज्यादा वजनदार हो गई थी। तुम अलग दिख रही हो, शायद बालों की वजह से। काल बुदबुदाया। वह अपनी सहपाठी का अपमान नहीं करना चाहता था, ये बताकर कि वह पहले कैसी दिखती थी। शायद ये यौवन का दौर था, लेकिन उसे इस तरह के बदलाव पर ध्यान देना चाहिए था। उसे इस बात का पूरा यकीन था। भीड़ में कुछ और जाने पहचाने लेकिन कुछ अनजान चेहरे भी थे। ऐसा लग रहा था जैसे हर कोई उसकी याद से थोड़ा अलग था और ज्यादातर में काफी सुधार हुआ था। जरा सोचिए, उसे याद ही नहीं था कि वह मेज पर इतना ऊंचा बैठता था और उसकी यूनिफॉर्म की पैंट अब उसके जूतों तक नहीं पहुंचती थी। ये सही नहीं था। आज सुबह जब वह ट्रेन से उतरा तो वाकई ऐसा ही था। शायद उसका अकादमी का अनुभव बुरा नहीं रहा होगा। थोड़ी और ऊंचाई हो जाए तो वह अपने सहपाठियों से आगे निकल जाएगा। ऐसी ही दिलचस्प स्टोरी के लिए हमारे चैनल द डेविड स्टोरी को सब्सक्राइब करें।